हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और आपने अब अपनी पढ़ाई को चालू कर दिया होगा। आप सभी को पता है कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही है ऑल एंड ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर, और वाकई में एक भयावह स्थिति है। तो अपना पूरा ध्यान रखें, अच्छे से रहें, सलीके से रहें और किसी भी तरीके की लापरवाही को न बरतें। ये पहला वीडियो क्लास होगा 2021 का 12th के सिलेबस के वाइज। ये एक नया जैसा आपने वैसे देख लिया होगा कि हम कोर्स को वापस से चालू कर रहे हैं, क्योंकि NCERT का सिलेबस जो है वो हर जगह लागू हो चुका है अब। तो हम NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके का लास्ट सत्र गुजरा है, आपकी 11th क्लास जिस तरीके की गुजरी है, तो मैं एक चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कराना चाहूँगा, वो है बच्चों सदिश। तो सदिश को आज हम डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को देखने के साथ में ही 11th क्लास के मैंने 5 वीडियो अपलोड किए हैं, जो कि प्लेलिस्ट है 11th क्लास की। क्लास 11th फिज़िक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, वहाँ जाएं। वहाँ पे आपको फार्मूलाज मिलेंगे, समाकलन और अवकलन वाला पार्ट मिलेगा, और शायद रेखीय ग्राफ भी मैंने करवा दिया है, वो आपको मिलेगा। वो प्लीज़ देख लीजिएगा, वो आपके लिए ही एक तरीके से सुविधा देगा, ताकि आप 12th को आसानी से पढ़ पाएँ। क्योंकि 12th पढ़ने के लिए आपकी इनिशियल फार्मूलाज पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम सदिश को पढ़ेंगे। बेसिक पार्ट जो है ना सदिश का, जो 12th के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, या फिर न्यूमेरिकल्स में आता है या डेरिवेशंस में आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए वीडियो चालू करता हूँ। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो टॉपिक हमारे पास में आज छोटा सा पार्ट हम पढ़ेंगे सदिश का। मैं आपको कोई ये प्रकार नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिंपल बताऊंगा कि सदिश में आपको क्या दिमाग में रखना है। इंग्लिश में अगर इसे बोला जाए तो वेक्टर बोलते हैं बच्चों, है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि सदिश का निरूपण कैसे होता है। तो आपने अगर 11th पढ़ रखी है अच्छे से, तो आप ऐसे लिखेंगे, सर A सदिश भी लिख सकता हूँ, सर हम B सदिश भी लिख सकते हैं, सर हमने P सदिश और Q सदिश भी बहुत बार यूज़ किया है, हमने परिणामी सदिश R भी बहुत बार यूज़ किया है। इस तरीके से हम निरूपित करते हैं। या फिर अगर हम 2 पॉइंट माने, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट माने और इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को एक निश्चित दिशा में आगे की ओर लेकर के जाएं, तो हम इसे भी एक सदिश के रूप में देख सकते हैं। जैसे ये इनिशियल पॉइंट O हो गया और O से हम जा रहे हैं P की ओर। तो अगर मैं इस चीज़ को सदिश के रूप में देखूं तो मैं इसे OP सदिश लिखूंगा। ठीक है, कहाँ से जा रहे हैं? O से जा रहे हैं। कहाँ की ओर जा रहे हैं? P की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये बात, तो ये OP सदिश हो गया। अब निरूपण की ही बात की जाए तो हम द्विविमीय ज्यामिति, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, द्विविमीय ज्यामिति की बात कर लेता हूं, क्योंकि हमारा मोस्टली काम इसी में ही होने वाला है। इसमें एक x एक्सिस होगा और एक y एक्सिस होगा बच्चों, और ये इसका ओरिजिन है, मूल बिंदु है O, जिसे हम बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है। क्लियर? तो O से अगर मैं P की ओर जाता हूं, O से अगर मैं P की ओर जाता हूं, तो ये मेरे लिए OP सदिश है। कौन सा सदिश है? OP। O से कहाँ की ओर गए? P की ओर गए। ठीक है, ऐसे ही अगर O से Q की ओर जाते हैं तो ये हमारे लिए है OQ सदिश। कौन सा सदिश है ये वाला? OQ सदिश। एक और सदिश है OQ सदिश। ठीक, अगर आप P से Q की ओर जा रहे हैं, ऐसा P से Q की ओर जा रहे हैं, तो इसे बोला जाएगा PQ सदिश। P से कहाँ की ओर गए? Q की ओर गए। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखने लायक बात है कि OP और OQ बच्चों स्थिति सदिश हैं। OP और OQ जो है वो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक, जबकि PQ जो है वो एक विस्थापन सदिश है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। विस्थापन सदिश के लिए हम स्थिति सदिशों का उपयोग करते हैं। तो जब आप PQ लिखे ना बच्चों, PQ, तो ये PQ थोड़ा दिमाग में रखिएगा कैसा होता है, PQ को लिखा कैसे जाता है। तो कहाँ से कहाँ की ओर गए? O से कहाँ की ओर गए? P की ओर गए। तो फाइनल जहाँ पर पहुँचे उसका स्थिति सदिश माइनस जहाँ से चालू किया उसका स्थिति सदिश। तो फाइनल कहाँ पर पहुँच रहे हो? O पर, तो O का स्थिति सदिश कितना? Q पर पहुँचे
तो OQ लिखा, माइनस प्रारंभिक कहाँ से, P से चले ना, तो इसका स्थिति सदिश होगा OP सदिश। तो OQ माइनस OP इज इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चों, PQ हुआ। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए अगर मैं इसे लिखता QP सदिश, क्या लिखते हैं हम, QP सदिश, तो अब कहाँ से चलते, Q से चलते, कहाँ की ओर चलते, P की ओर। तो इस बार फाइनल कौन है, P है, ठीक है, फाइनल कौन है, P है। तो हम इस बार इसको लिखते OP सदिश माइनस OQ सदिश। ठीक, चलिए अगर आप ये भी नहीं याद रखना चाहते, तो आपने सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ रखा है सदिशों के योग का क्या बच्चों, त्रिभुज नियम। उसमें हम बोलते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को, वापस से सुन लो, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को सदिशों द्वारा निरूपित किया जाए, तो फिर उस त्रिभुज की अंतिम और तृतीय भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। यही तो बात है कि दो क्रमागत भुजाओं को किसके रूप में निरूपित किया, सदिश के रूप में। तो दो क्रमागत कौन सी है, OP और PQ, ठीक है। इनको अगर हम क्या करें, सदिश रूप में निरूपित करें, तो फिर जो फाइनल जो अंतिम भुजा है ना, वो विपरीत क्रम में, विपरीत, ये देखो ये तो ऐसे जा रहे हैं यूं, और ये उल्टी जा रही है, जबकि जाना ऐसे चाहिए था, ये उसी की तरफ जा रही है। तो जो अंतिम वाली है ना भुजा, वो विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। और परिणामी सदिश कैसे दिया जाता है भाई त्रिभुज नियम में, तो हम बोलते हैं O से गए कहाँ की ओर, P की ओर, तो ये लिखा OP सदिश। फिर कहाँ की ओर, Q से गए P से गए Q की ओर, तो हमने लिखा PQ सदिश, बराबर क्या होना चाहिए, OQ सदिश होना चाहिए। यहां से PQ निकाल लो, देखो क्या हो जाएगा, OQ सदिश माइनस OP सदिश, यही तो आएगा। हम यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहा हूं मैं, बताओ कुछ अलग कहा, नहीं कहा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम आपको पता होना चाहिए। आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, P सदिश प्लस Q सदिश इज इक्वल टू परिणामी सदिश R, ये पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हुआ, ऑलराइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बस, है ना। तो फाइनल अगर इस स्टेटमेंट को देखूं तो आपको क्या याद रखना है, PQ को कुछ ऐसा लिखा जाएगा, OQ सदिश माइनस OP सदिश, डन, ओके। त्रिभुज नियम दिमाग में रखोगे। अब एक और चीज है, लेट्स सपोज करो ये R1 वेक्टर होता, ये R2 वेक्टर होता, और हम इसे लिखते R12, 1 से कहाँ की ओर जा रहे हैं, 2 की ओर जा रहे हैं। तो ये कैसे लिखा जाता, वापस से वही लगाओ, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर क्या होता बच्चों, R2 वेक्टर। तो फिर R12 एक बार के लिए क्या लिखा जाता, तो हम बोलते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। एक तरीके से ये तरीका माना जा सकता, मान सकते हैं, ठीक। लेट्स सपोज करो मैं इसे 2-1 लिख देता इस दिशा में, तो फिर ये R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 लिखा जाता, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसे कैसे निरूपित कर रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। निरूपण करने का तरीका ध्यान में रखिएगा, और कुछ नहीं। और वो निरूपण करना सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, ये बात और ध्यान में रखो। अब मेन चीज, जब भी आपको कोई सदिश पता चलता है तो आप उसे I, J और K के पदों में लिखते हैं। द्विविमीय ज्यामिति की बात करूं तो I और J के पदों में, या I और K के पदों में, या K और J के पदों में, कोई से भी दो यूज कर लो। मैं I और J यूज कर लेता हूं अगर द्विविमीय ज्यामिति की बात करें। तो लेट सपोज करो किसी स्थान के लिए P सदिश जो है, समझना इस चीज को, P सदिश जो है वो कुछ ऐसा लिखा गया है, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। आपको क्या निकालना है, दिए गए सदिश का परिमाण, ये आपने बहुत बार काम किया होगा 11th में, परिमाण, और इसी के साथ में इसका एकांक सदिश। क्या बच्चों, एकांक सदिश। परिमाण को बोलते हैं मैग्नीट्यूड और एकांक सदिश को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। अब देखिए तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, तो हमने वो परिमाण को लिखने का तरीका, या तो सिंपल P लिख दो। अगर सिंपल P नहीं लिखना चाहते और इसे अच्छा फिजिक्स में दिखाना चाहते हो तो हम लिखेंगे P सदिश और परिमाण को ऐसा,
बात एक ही है, ठीक। बराबर क्या, जो भी आपको दिया गया है उसमें i का गुणक देखो और उसमें j का गुणक देखो, माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का, ठीक है। तो हमने देखा कि जो i और j के गुणक हैं इनका वर्ग करो, तो i का गुणक कितना है 2, इसका क्या किया वर्ग किया। फिर j का गुणक, j का मल्टीपल देखो, j का मल्टीपल क्या है प्लस का 3 है, तो 3 का भी क्या किया वर्ग किया। इनको जोड़ो और उसका क्या करो अंडर रूट ले लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और उसका अंडर रूट 13। ये p सदिश का परिमाण है √13, ठीक। और एकांक सदिश क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसे हम p कैप बोलेंगे। एकांक सदिश के लिए कैप लगाते हैं, क्या लगाते हैं कैप। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2i कैप प्लस 3j, सॉरी फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए इसे लिखा जाता है सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश क्या था 2i कैप प्लस 3j कैप बटे सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण कितना है √13 है। बात समझ में आ गई, ये हुआ। चलिए लेट सपोज करो कि किसी q सदिश को ऐसा लिखा गया है, कुछ ऐसा कि 2i कैप माइनस j कैप ऐसा लिखा है, ठीक है। अब बोले कि इसका क्या निकालो परिमाण निकालो, क्या निकालना है इसका परिमाण निकालना है, तो हमने बोला q लिख दो। फिर क्या होता है तो हम बोलते हैं i का गुणक, i का मल्टीपल कितना है 2 और इसका क्या वर्ग, प्लस j का गुणक, j का गुणक देखो माइनस का 1 है, माइनस का 1 है इसका गुणक, है ना। कुछ गुणा में नहीं दिख रहा तो इसका मतलब 1 है, और माइनस आ गया तो माइनस का 1 लिखोगे, माइनस का 1 और इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। और इसका फिर क्या कर लो अंडर रूट करो, जोड़ो और अंडर रूट करो। इसका तो 4 हो जाएगा, माइनस के 1 का वर्ग 1 हुआ, ये हुआ √5। बच्चे गलती क्या करते हैं, इधर माइनस देखा, इधर माइनस देखा तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस लगा दिया। नहीं बच्चों, परिमाण में कभी जिंदगी में माइनस नहीं आएगा, परिमाण में चीजें जुड़ेंगी ही, चाहे अंदर माइनस हो चाहे अंदर प्लस हो, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है। इसको फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया ये अभी आपको मतलब नहीं होना चाहिए, वो 11वीं का पार्ट था। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि हमें क्या पता होना चाहिए। तो ये q का परिमाण आ गया। अब एकांक सदिश देखेंगे q का, तो q कैप लिखोगे और वो क्या होगा q सदिश बटे q सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश कितना था 2i कैप माइनस j कैप बटे सदिश का परिमाण कितना बच्चों √5। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? क्लियर, सिंपल है इतना, काम कर सकते हैं अपन। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सदिश, परिमाण और एकांक सदिश आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक बार के लिए मैं वीडियो क्लैरिटी को चेक करना चाहूँगा, उसके बाद में फिर अपन लगातार कंटिन्यू काम करेंगे। और आप चाहें तो इस चीज़ को उतार लीजिए, प्लीज़ इस चीज़ को क्या करें बच्चों, उतार लो। हाँ भाई, डन, ओके। अब काम करते हैं आगे। अब दो अलग अलग सदिशों की बात करते हैं। लेट सपोज करो दो सदिश ऐसे हैं, एक p सदिश इस डायरेक्शन में है और एक q सदिश इस डायरेक्शन में है, ठीक। p और q और इनके बीच में क्या है, कोई एंगल है। वो एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक। और बोल रहा है p और q का आपको क्या ज्ञात करना है, परिणामी सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का परिणामी सदिश क्या होगा, ठीक। तो अगर मेरे को वेक्टर में देखना होता तो मैं लिखता कि इनका परिणामी सदिश r वेक्टर होता और r वेक्टर को मैं लिखता सिंपली p सदिश प्लस q सदिश, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हो गया काम, ठीक है। p सदिश प्लस q सदिश बराबर क्या हो जाता, r वेक्टर होता है, इन दोनों का वेक्टर होता। चलिए, ये वेक्टर एडिशन आप सभी को पता है।
अब मेरे को अगर वो आर सदिश का परिमाण निकालना होता तो मैं कैसे निकालता? तो देखो इन दोनों का परिणामी कैसे जाएगा, तो हम बोलते हैं इन दोनों के बीच में से कहीं जाएगा, कहीं पर बीच में से कहीं पर जा सकता है। वो P के पास में भी हो सकता है, वो Q के पास में भी हो सकता है, वो हो सकता है बिल्कुल बीचों बीच में से जाए। बीचों बीच में से कब जाएगा? जब P और Q दोनों क्या होंगे? परिमाण में समान होंगे तब। ठीक, तो अगर मेरे को इस R सदिश के बारे में ज्ञात करना है, ये जो परिणामी सदिश है, तो परिणामी सदिश का परिमाण क्या होता है आप सभी ने पढ़ा है क्या भाई? P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा। इस चीज़ को कभी मत भूलना, ये 12th में बहुत बार यूज़ होने वाला है। क्या भाई? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा बराबर क्या? परिणामी सदिश। ठीक है, मोस्टली केस में आप देखेंगे कि P और Q दोनों क्या है? परिमाण में समान है, तो उस केस के अंदर R हमेशा बीच में से ही गुजरेगा। आपको दिशा ज्ञात करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर दिशा ज्ञात करनी हो तो आपने कभी tan अल्फा पढ़ा होगा, है ना? और tan अल्फा क्या होता है बच्चों? तो आप लिखते हैं Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। तो फिर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। अब आप पूछोगे कि सर ये अल्फा किसके बीच का कोण है? आंसर है R और P के बीच का, ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा कौन सा है बच्चों? R और P के बीच का कोण है, ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, क्लियर? निकाल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये अल्फा निकालने के लिए आपको मतलब बहुत कम ऐसे केस होंगे जिसमें आप अल्फा निकालेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता चलेगा कि P और Q दोनों समान परिमाण के हैं, तो काम आसानी से हो जाएगा। अब अगर दो सदिश आपको दिए हुए हैं या फिर एक सदिश दिया हुआ है और उसके कंपोनेंट देखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, सदिशों के कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का वियोजन जो आपने पढ़ा होगा। तो लेट सपोज करो ये x दिशा है और ये y दिशा है, आप सभी को पता है, और यहाँ पर कोई एक सदिश है और ये मैंने बल मान लिया, ये बल सदिश है F। तो बल सदिश जो है वो x के साथ में थीटा कोण बना रहा है ना? x अक्ष के साथ में कितना? थीटा कोण बना रहा है। तो ध्यान में रखो, इस बल के दो क्या है? वियोजन कर सकते हैं हम, इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं, दो घटक बना सकते हैं। कौन से? एक कोस का और एक साइन का। तो ये F का x दिशा का जो घटक होगा ना, अब x का मतलब भी समझिए, जो थीटा से जुड़ा हुआ घटक होगा, सदिश का थीटा से जुड़ा हुआ जो घटक होगा, जैसे थीटा वाला कोण जुड़ा हुआ होगा, वो वाला हमेशा कोस का होगा। तो ये वाला घटक कौन सा होगा? F कोस थीटा। तो ऑटोमेटिकली ये वाला घटक जो होगा वो बच्चों F साइन थीटा होगा। ये बात ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना। लेट सपोज करो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको चेंज कर दो, इस तरफ x और इस तरफ y, ये दोनों तो 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। इस तरफ वापस से मैं बोल रहा हूँ कि इस तरफ बल है, ठीक है? इस तरफ क्या है? चलो रेखीय संवेग मान लेते हैं, P सदिश, रेखीय संवेग मान लिया, मोमेंटम, ठीक। और मोमेंटम y से थीटा कोण बना रहा है इस बार, तो क्या होगा? अब क्या P कोस थीटा इधर लिखोगे? नहीं, ध्यान में रखना, थीटा से जुड़ा हुआ घटक ही कोस का होगा, तो P का कोस घटक कहाँ होगा? इस तरफ होगा, P कोस थीटा। और इस तरफ क्या होगा? ऑटोमेटिकली P साइन थीटा। जो थीटा से जुड़ा हुआ नहीं है ना, वो साइन का होगा, और जो थीटा से जुड़ा हुआ है वो हमेशा कोस का होगा। इस चीज़ को ध्यान में रख लो बच्चों, ये चीज़ बहुत बार यूज़ करेंगे, इस पहले चैप्टर के अंदर ही यूज़ करेंगे, जो हम विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर चालू कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और ये ऑनलाइन क्लास होगी अब से, ठीक है? ये तो खैर रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन अब से हम ऑनलाइन क्लास ही चालू करेंगे। हाँ, तो ये पता चल गया कि घटक क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। एक जो चीज आपको आनी चाहिए वो है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों के गुणन। और सदिशों के दो तरीके के गुणन होते हैं, एक होता है अदिश गुणनफल। क्या होता है? अदिश गुणनफल। इसे नॉर्मली डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है।
अदरवाइज अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन हम जानते इसे किससे है, डॉट प्रोडक्ट से है। क्यों? क्योंकि इसके लिखने का तरीका ही कुछ ऐसा है। लेट सपोज करो दो सदिश है आपके पास में, एक सदिश P है और एक सदिश Q है। P सदिश को ऐसा लिखा हुआ, या फिर मैं इसको A और B ले लेता हूँ तो इजी हो जाएगा। ये A सदिश है और एक B सदिश है। A सदिश कुछ ऐसा लिखा हुआ है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, I J के में ले लिया अपन ने। और B सदिश कुछ ऐसा लिखा हुआ है, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ऐसा लिखा हुआ, और बोल रहा है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। क्या करना है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट करना है। इसका मतलब आप कुछ ऐसा लिखेंगे, A सदिश डॉट B सदिश। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, क्या? A सदिश का परिमाण जिसे हम A ही लिखेंगे गुणा B सदिश का परिमाण जिसे हम B ही लिखेंगे, और यहाँ पर एक आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा। थीटा क्या है? A और B जो सदिश है, लेट सपोज करो ये A होता और ये B होता, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता वो क्या होता? थीटा होता। ठीक, तो इस फॉर्मूले से आप किन्हीं भी दो सदिशों के बीच का कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना है, जो मेन टास्क है देखा जाए तो हमें ये गुणनफल समझना है कि ये गुणनफल है कितना बच्चों। तो ये गुणनफल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर आपने 11th में बहुत अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा कि आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से क्या किया जाता है बच्चों? इस केस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है। तो जब आप लिखें A सदिश डॉट B सदिश, तो आपका सीधा सा मतलब ये होना चाहिए कि आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आई कैप का गुणक कितना है? A1 है, को गुणा करोगे दूसरे आई कैप के गुणक से B1 से, बस अब आई कैप हट गया, प्लस जे कैप को जे कैप से, तो मतलब A2 और B2, फिर के कैप को के कैप से, मतलब A3 और B3। आई जे के हटा दीजिएगा, ये अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल से आपको अदिश ही राशि प्राप्त होगी। अदिश राशि प्राप्त होगी इसका मतलब इसमें आई जे के नहीं लगा होगा। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा, पता चल गया ये? ऑल राइट, तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पता चलेगी। अब इसका एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। हाँ भाई, आप पाएंगे तो फ्रेम चेंज हो चुका है। इससे पहले वाला भाग दिन में शूट कर रहा था, अब नाइट में शूट हो रहा है, तो फ्रेम पूरा ही चेंज हो चुका है। आपको कारण पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। और हाँ, जैसे मैंने कमेंट पढ़े कि आपने कहा था सर 1 तारीख को क्लास आ जाएगी, नया सेशन चालू हो जाएगा। वो क्लास, मतलब ये जो क्लास थी वो 1 तारीख को ही आनी थी बच्चों, लेकिन फिर बीच में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो गलती हुई नो डाउट। लेकिन उसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि ये 1 तारीख को ही आए, लेकिन अब शायद 2 तारीख को सुबह जल्दी ही अपलोड हो जाएगी ये क्लास। ऑलराइट, चलिए, तो अपन एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, है ना? तो अपन ने देखा, लेट सपोज करो जो एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें P सदिश जो है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, ऐसा P सदिश दिया हुआ है। और Q सदिश जो है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप। ठीक है, ये I, J और K क्या है? X दिशा में एकांक सदिश, Y दिशा में एकांक सदिश और Z दिशा में एकांक सदिश है ना? हमें क्या निकालना है? P सदिश डॉट Q सदिश निकालना है। तरीका क्या होता है निकालने का? आपको क्या करना है, आई कैप के मल्टीपल को आई कैप के मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखो P में, चलो सबसे पहले P देखो, P में क्या है? आई कैप का मल्टीपल 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? Q में देखो आई कैप का मल्टीपल क्या है? 1 है, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। बीच में प्लस का साइन आप हमेशा लगाएंगे। फिर चलिए P में जाओ, J कैप का मल्टीपल है प्लस का 3, तो आपने लिखा 3 को मल्टीप्लाई किया, प्लस का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके J कैप का मल्टीपल क्या है? माइनस का 2 है बच्चों, तो इसे माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस K कैप वाले को K कैप वाले से, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करो? सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा ही है,
चलिए देखें, आई जे और के नहीं लगाना है बच्चों, फिर ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा +12। क्लियर है ये बात? गौर कीजिए, 2 और 12 कितना होता है? 14 होता है। 14 - 6 करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो 8 यूनिट या फिर 8 इकाई आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8 यूनिट भी आप लिख सकते हैं, जो भी मात्रक होगा उस राशि का। ये बात समझ में आ गई होगी, है ना? ये समझिए कि किसी भी डॉट प्रोडक्ट से, किसी भी अदिश गुणनफल से सदैव और सदैव एक संख्यात्मक मान ही प्राप्त होता है, एक न्यूमेरिकल डिजिट प्राप्त होती है। इसका मतलब इससे परिणामी हमेशा अदिश राशि ही मिलेगी बच्चों। अदिश को स्केलर बोलते हैं वैसे अंग्रेजी में। ठीक, अब आप चाहे तो कॉस थीटा भी निकाल सकते थे, मतलब इनके बीच का एंगल भी निकाला जा सकता था। हालांकि 12th पर्पज से ऐसा सवाल आएगा नहीं, लेकिन तो भी रेयर से रेयर कंडीशन देख सकते हैं कि दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, ये पूछ ले तो हम क्या करें। तो आप सभी को पता है कि P डॉट Q सदिश का एक फॉर्मूला होता है PQ cos थीटा। होता है, नहीं होता? ठीक, चलिए P डॉट Q हम निकाल चुके हैं, 8 है। हमें P और Q निकालना है, तो P क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण। किसका? P सदिश का, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ P है ये। कैसे निकालोगे? तरीका क्या बताया था? एक तो अंडर रूट लगा लो, फिर आई कैप का मल्टीपल कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का मल्टीपल कितना है? 3, तो ये 3 का स्क्वायर, प्लस के कैप का मल्टीपल कितना है? 4, तो ये 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। 16 एंड 9 25, 25 एंड 4 29, 29, अंडर रूट 29। ठीक है, और Q कितना हो जाएगा भाई? Q देखो, आई कैप का मल्टीपल कितना है? 1 है, जे कैप का मल्टीपल है -2, तो बीच में तो प्लस का साइन ही आएगा, और -2 का स्क्वायर करो। फिर के कैप का मल्टीपल कितना है? 3, और ये 3 का स्क्वायर। कितना होगा भाई देवताओं? बताओ। ये 1, ये 4 आएगा या -4 लिखूं? 4 ही तो लिखेंगे। और ये कितना हो जाएगा? 9, 10 और 4 14, तो ये हो जाएगा √14, 14। ठीक है, चलिए तो हमने फॉर्मूला लिखा भाई कि P सदिश डॉट Q सदिश बराबर PQ cos थीटा। तो इसका मतलब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P सदिश डॉट Q सदिश डिवाइडेड बाय PQ, यही लिखेंगे। देखो भाई, सॉरी, देखो P सदिश डॉट Q सदिश क्या था? 8 था, डिवाइड PQ, P का मान कितना? √29, इसका मान कितना? √14। ये cos थीटा का मान आ गया। अब सिंपल सी बात है, ऐसा फॉर्मेट से आप थीटा तो निकाल सकते नहीं हो, तो फिर थीटा सिंपली आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे cos को दूसरी तरफ ले जाओ, cos इनवर्स में जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय √29 इंटू 14। अब जिसको सॉल्व करना है करो भाई, अपने के तो इतना ही था। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। आप विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो आपको सदिश पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए। एक सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज करो क्वेश्चन है आपके पास में कि एक P सदिश है, वो -2i कैप प्लस 3j कैप है, और Q सदिश जो है वो आपके पास में -2k कैप, सॉरी 2j कैप मान लेता हूं मैं। बताओ इसका क्या होगा? तो ये बात ध्यान में रखना, आई कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, जे कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, है ना? ये थोड़ी चीज दिमाग में रखने वाली बात। तो जब आप P सदिश डॉट Q सदिश करोगे ना बच्चों, तो दिमाग में रखिए यहां पर तो आई कैप है, लेकिन क्या यहां पर आई कैप है? नहीं है, 0 है आई कैप वाला भाग, तो फिर आई कैप तो आएगा ही नहीं, छोड़ो उसकी रामायण, क्योंकि एक में है एक में नहीं है, तो छूट गया। फिर जे कैप देखो, दोनों में जे कैप वाली वैल्यू है, इसका जे कैप है 3 और इसका जे कैप है -2। ठीक है, कितना हो जाएगा? -6 आएगा। ये बात पता चली? क्लियर है ये बात? तो इस चीज को दिमाग में रखो। फिर दो सदिश समांतर हैं या फिर लंबवत हैं, वो बात की बात है, वो वैसे 12th के पर्पज से आता नहीं है। लेकिन अगर पूछ ले कि सिद्ध कीजिए कि दो सदिश जो है वो एक दूसरे के लंबवत हैं, सिद्ध कीजिए कि दिए गए सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं,
एक दूसरे के लंबवत हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। अरे लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है देवताओं, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर लंबवत बोल रहे हैं तो फिर थीटा का मान कितना, 90 हो। अगर थीटा का मान 90 हो तो कोस 90 की वैल्यू कितनी देवताओं, 0। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि P सदिश डॉट Q सदिश का मान अगर 0 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि वो सदिश क्या है, लंबवत है। अगर 0 नहीं है तो वो लंबवत नहीं होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो हमें क्या प्रूव करना होगा उस केस के अंदर, अगर दोनों सदिशों का गुणनफल जो है, दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो फिर आप बोलोगे कि वो दोनों सदिश क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। इसे उतार दो जल्दी से, ये उतारो जल्दी से, और मैं एक बार के लिए वीडियो चेक करता हूं। ओके, ये ठीक दिखाई दे रहा है ना। ये चीज आएगी बच्चों, ये है ना, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसका है बच्चों। तो सदिश आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। और एक जो सदिशों का वियोजन अभी अपन ने समझा था ना, साइन थीटा और कॉस थीटा वाला, है ना, घटक समझे थे एक्स दिशा के और वाई दिशा के, वो घटक ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद में अपन देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। हालांकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब सदिश चालू ही कर दिया है तो फिर रामायण ही खत्म कर देते हैं। सदिश का तो भाग कम से कम खत्म करें, है ना। जो हमें वैसे भी यूज तो आना ही है, ऐसा तो है नहीं कि क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं आएगा, आएगा, आगे यूज आ जाएगा, लेकिन अभी इस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपकी बुक में या आपने 11th में जितने भी डॉट प्रोडक्ट के सवाल पढ़े हैं, इकाई सदिश के सवाल पढ़े हैं, सदिशों के सवाल पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे सॉल्व कर लीजिएगा, प्लीज कर लीजिएगा। ये आपको ही मदद करेंगे चैप्टर को समझने में, है ना। और मैं जितना करवा सकता हूं सदिश उतना मैं करवा रहा हूं। अब अपन पढ़ रहे हैं सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। अब इस सदिश गुणनफल को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है इसे बच्चों, इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। वैसे लिखा जाता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अब होता क्या है, तो लेट सपोज करो आपके पास में दो सदिश है ए और बी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ठीक, फिर वैल्यू क्या आएगी, तो आप देखेंगे ये वैल्यू आती है ए बी साइन थीटा, उसमें क्या आ रही थी, ए बी कोस थीटा आ रही थी। इसी के साथ में एक आ जाता है एन कैप। क्या आ जाता है, एन कैप। पहले वाले में कोस थीटा तक ही था, फिर कोई एन कैप वैन कैप नहीं था, यहाँ पर एन कैप आ रहा है। ये क्या बताता है वो समझिए बच्चों। ये बताता है कि जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तो आपको जो प्राप्त राशि है वो एक सदिश राशि है। ए क्रॉस बी करने पर परिणामी भी क्या मिलता है, आपको एक सदिश मिलता है, पहली बात। दूसरी, वो जो सदिश आपको मिल रहा है वो इन दोनों के लंबवत होना चाहिए। इन दोनों के क्या होना चाहिए, लंबवत। ये कुछ ऐसा है, लेट सपोज करो ए इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये ए सदिश है और ये बी सदिश है। ठीक है, तो जब आपने एक और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो जब आपने ए क्रॉस बी किया, क्या किया, ए सदिश क्रॉस बी सदिश किया, तो फिर आपको एक नया सदिश मिलेगा ये। और ये नया सदिश कहां की ओर होगा, सदिश है तो खुद की दिशा तो होगी, तो ये नया सदिश इन दोनों के लंबवत होना चाहिए, इन दोनों से 90 डिग्री बनाना चाहिए। और वो कैसे मिलता है, तो हम बोले कि ए से कहां की ओर गए, बी की ओर गए, तो ये अंगुली लो राइट हैंड की, राइट हैंड का ऐसा पाथ कर लीजिए, अंगुली को ए की डायरेक्शन में रखो और ए से कहां की ओर लेकर के जाओ, बी की डायरेक्शन में। तो ये जो राइट हैंड का थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो परिणामी सदिश की दिशा होगी। समझ रहे हो, पहले तो राइट हैंड लो, राइट हैंड को खोल लो इस तरीके से, अंगुलियां एक तरफ और अंगूठा एक तरफ। ठीक है, और फिर क्या करो, आप ऐसा करो कि ये अंगुलियां है ना सदिश ए से जहां से जा रहे हो उसकी दिशा में लगाओ, तो ऐसा किया। ठीक, फिर जिस ओर जा रहे हो, बी की ओर जा रहे हैं, बी कहां की ओर, ऊपर की ओर है, ये लो मैं ऊपर की ओर मुड़ाया, तो फिर ये कहां की ओर गया, आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो जो परिणामी सदिश मिल रहा है उसकी दिशा बच्चों ऐसी है, इस दिशा में है। ठीक है, और अगर इस दिशा में है, अगर ये पेन की नोक से आपको पता चल रहा है तो आपको पता चलेगा ए के साथ में भी ये 90 डिग्री है और बी के साथ में भी ये 90 डिग्री है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो इससे प्राप्त सदिश हमेशा कैसा होता है, यह सदिश ए व बी के लंबवत होगा।
लंबवत होगा। एन कैप का मतलब, एन कैप का मतलब समझिए नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन इंग्लिश में हम ध्यान में रखते हैं। नॉर्मल टू द प्लेन मतलब ए और बी किसी ना किसी पृष्ठ पे तो होंगे, किसी ना किसी तल पे तो होंगे, उस तल के लंबवत होना चाहिए। उस तल के क्या? लंबवत। तो ये तल है, इस तल का लंबवत तो यही होगा, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। लेट सपोज करो अगर आप बी क्रॉस ए करते, बी क्रॉस ए करते, तो आप क्या बोलते हो? दिशा चेंज हो जाती है। दिशा कैसे? अब बी से ए की ओर चलो, बी से ए की ओर, तो मैंने वही किया, राइट हैंड लिया, राइट हैंड की अंगुलियां और अंगूठा ऐसा रखा, अंगुलियों को अब बी में लेकर के गए तो बी में ऐसा, और ए की ओर लेकर गए तो ऐसा अंदर की ओर, तो अंगूठा मेरा अंदर की ओर जा रहा है। इस वाले केस में, मतलब पहले वाले केस में अंगूठा बाहर की ओर जा रहा था, अब इस वाले में जब बी क्रॉस ए कर रहा हूं तो अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, पता चल गया? तो ये ध्यान में रखिएगा, तल के लंबवत तो मिलेगा ही मिलेगा, या तो वो तल के बाहर की ओर होगा या तल के अंदर की ओर होगा। ठीक है, नॉर्मली हम बाहर की ओर लेने की कोशिश, वो चलो बाद में देखेंगे। ठीक है, ये पता चल गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ए क्रॉस बी में फॉर्मूला पता चल गया होगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक खुद का एक प्रोसीजर है। तो आपने सबसे पहले दो सदिश मान लेने हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि ए सदिश कुछ ऐसा है जैसा अपन ने पहले लिया था, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। ठीक है, और बी सदिश लिया अपन ने B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। डन हो गया। अब ए क्रॉस बी करोगे, तो जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तो आप कुछ ऐसा काम करते हैं, सारणिक मोड में काम करोगे। ये आपने सॉल्व किया होगा मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आई, जे और के कैप। फिर सबसे पहले ए के गुणक देखोगे, तो ए का आई कैप का गुणक A1, जे का A2 और के का A3 है। ऐसे ही अब बी आ रहा है तो बी के लिए आप लिखेंगे B1, B2 और B3। ठीक, सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप आई कैप को सॉल्व करेंगे, तो आई कैप को जैसे ही सॉल्व करो तो आपको क्या करना है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दीजिए, है ना, पंक्ति और सारणी जो भी आप बोलते हो वो छोड़ दो। तो ये वाला और ये वाला छोड़ दो, बच गया क्या ये ना, इसको ऐसा का ऐसा उतारो। A2 नीचे B2, इस तरफ A3 और इस तरफ B3। ठीक है, फिर जब आप जे कैप सोल्व करें तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, क्योंकि आपको स्कूल में ऐसे ही समझाया जाता है, नहीं तो मैं प्लस से भी करवा देता, लेकिन आप ऐसे ही समझें। तो जे कैप जब आप काम करें तो इसको और इसको छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ दो, तो बच गया कौन? ये और ये। तो हमने देखा A1, B1, A3 और B3। ठीक है, अब प्लस में लेकर के आओ के कैप को। ध्यान में रखना, आई कैप और के कैप प्लस के साथ में और जे कैप माइनस के साथ में सॉल्व होगा। तो के कैप के लिए हमने देखा इसको और इसको छोड़ देना है। ठीक है, बच गया कौन? ये। तो ये होगा A1 B1 और इधर लिख देते हैं A2 B2। उम्मीद कर रहा हूँ ये दिखाई देगा। सॉल्व करने का तरीका शुरुआत ऐसा ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और वो भी कौन से को सबसे पहले करना है वो समझने वाली बात है। तो यहाँ पर मैं काम करूँ तो मैंने लिखा आई कैप, और समझिए A2 गुणा होगा B3 से, A2 गुणा होगा किससे? B3 से। बीच में माइनस का साइन लगाओगे और अब इन दोनों को गुणा कर दो, मतलब A3 गुणा होगा किससे? B2 से। यहाँ पर माइनस का जे कैप लगा हुआ है, A1 को गुणा करो B3 से, A1 को गुणा करो B3 से, माइनस A3 को गुणा करो बच्चों किससे? B1 से। आप B1 को A3 से भी गुणा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस का के कैप, समझिए A1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? B2 से, और बीच में माइनस का साइन, A2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए? B1 से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। ये एक पैटर्न है ना।
तो इस तरीके से ए क्रॉस बी सॉल्व होता है और आप देखेंगे कि परिणामी में आई, जे और के कैप आ रहा है। इसका मतलब इनसे प्राप्त वैल्यू क्या है, एक सदिश राशि है ना। तो ये बात ध्यान में रखो, सदिश गुणनफल से अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट से सदिश राशि मिलती है, डॉट प्रोडक्ट से अदिश राशि मिलती है। एक सिंपल सा सवाल करवा देता हूं एंड देन आई विल रेस्ट द क्लास, रेस्ट द केस। वैसे तो होना यही चाहिए। ओके, काम करते हैं। ए सदिश मान लीजिए कि आपके पास में कुछ ऐसा है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और बी सदिश जो है वो आपके पास में कुछ ऐसा होगा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। काम करना चालू करो, ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या करोगे, सबसे पहले वो वाला काम करो, आई, जे और के, ठीक। फिर आई कैप का पहले इसमें देखो तो 2 माइनस का 2 और 1, ये पता चल गया ना, माइनस का 2 है। जे कैप का गुणक क्या है, माइनस का 2 है। यहाँ पर देखो बी में क्या आएगा, कितना लिखूं, 0 लिख दूं। आई कैप का गुणक कितना है, 0 है, नहीं देवताओं, कितना है, 1 है। यहाँ पे जे कैप का गुणक कितना है, माइनस का 1 है। के कैप का भी कितना है, माइनस का 1 है, ठीक है। अब काम करो, तो सबसे पहले आई कैप लिखा हमने, है ना। टाइम लग सकता है लेकिन सही करना इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखो। तो आई कैप लिखा और इसको छोड़ा तो बच गए कौन, ये 4। तो हमने लिखा माइनस का 2 इधर था, माइनस का 1 इधर था, 1 इधर है और माइनस का 1 इधर, ये लो, हो गया काम। फिर ये और ये छोड़ो, माइनस के जे के लिए किसको, इसको और इसको छोड़ दो। कौन कौन है, 2 और 1 है इधर, तो इधर क्या है, 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1, ठीक है। फिर के कैप के लिए देखो, के कैप के लिए इसको और इसको छोड़ना है, तो 2 और 1 तो इधर है, और ये भी है, माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक। काम करो, आई कैप, गलती करने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। तो माइनस के 2 को माइनस के 1 से गुणा करो देवताओं, माइनस के 2 को माइनस के 1 से, कितना आएगा, प्लस का 2, ये मैथमेटिक्स आनी ही चाहिए। फिर बीच में किसका साइन, माइनस का, माइनस के 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्या, ये ऐसा। तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ये लो, ठीक है। आगे चलो, माइनस का क्या है बच्चों, जे कैप है, फिर ये वाला साइन बनाया अपन ने। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, नहीं आएगा, आना चाहिए। बीच में किसका साइन, माइनस का। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा, डन। प्लस का के कैप है ना, प्लस का के कैप, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, -1 से, कितना आएगा, माइनस का 2, अरे यही आएगा, बीच में माइनस का साइन। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, वापस से माइनस का 2 ही आएगा, क्या, मैथमेटिक्स तो यही बोलती है भाई। और आप चाहे कैसे ही समझे, मैथमेटिक्स तो यही बोलेगी। हाँ भाई देखो, ये हुआ आई कैप, 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2 + 1 कितना होता है बच्चों, 3। फिर माइनस का जे कैप, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3, ठीक। फिर प्लस का के कैप, माइनस का 2 और ये देखो, ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्या, प्लस का 2 और माइनस का 2 तो 0 हो गया क्या बच्चों, तो इसकी तो रामायण ही खत्म हो गई। क्या बचा, ये आया 3i कैप और प्लस का 3j कैप, ऐसा लिख सकता हूँ ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज a क्रॉस b। ये क्या है बच्चों, a क्रॉस b है, ध्यान में रखें आप, पता चल गया। तो क्लियर हुआ ये आपको, चलिए, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि a क्रॉस b कैसे किया जाता है और a डॉट b कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का बेसिक पार्ट आपको पता चल गया होगा और सदिशों के साथ में कैसे डील करना है ये आपको आ गया होगा इस क्लास में। आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से आपका पर्टिकुलर चैप्टर जो है विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र जो है वो चालू हो जाएगा। तब हम और चीज़ों को एलैबोरेट करेंगे और आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।